नमस्कार मित्रों, मैं विकास कुमार आज एक नवीन कहानी लेकर के आया हूँ। पत्रकार भूषण लाल का साहित्यिक आयोजन। यह कहानी बिहार सरकार की पत्रिका राजभाषा की अप्रैल जून अंक 2022 में प्रकाशित हुई है और मेरे तृतीय कहानी संग्रह डॉक्टर साहब की नेम प्लेट में यह कहानी संग्रहित है, जो हर्ष पब्लिकेशन नई दिल्ली से प्रकाशित है। तो आइए आप लोग इस नवीन कहानी का रसास्वादन कीजिए। पत्रकार भूषण लाल का साहित्यिक आयोजन। पत्रकार भूषण लाल से फोन पर बात करने के पश्चात कहानीकार सर्वेश शर्मा की बाँछें खिल उठी थी। वैसे तो कहानी छपने के पश्चात पाठकों का 2-4 फोन आना लाजमी ही होते हैं, पर पत्रकार भूषण लाल का फोन आना उनके लिए कुछ खास ही था। एक प्रसिद्ध पत्रिका में कहानी छपने के बाद एक तो कहानीकार सर्वेश शर्मा की खुशियाँ परवान पर थीं ही, और पत्रकार भूषण लाल जी का फ़ोन आने से तो वे जैसे पागल ही हो उठे थे। फ़ोन उठाने के बाद राम सलाम से बातें शुरू हुई थी। सर्वेश जी, आप गजब के कहानीकार हैं। आपकी कहानी ऐसी लगती है जैसे वह आंखों के सामने गुजर रही हो। पूर्णतः यथार्थ लिखते हैं आप। धन्यवाद आपको कि मेरी कहानी अच्छी लगी। मेरा लेखन सफल हुआ, लेकिन मैं आपसे परिचित नहीं हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? सर्वेश शर्मा ने मुस्कुराते हुए पूछा था। मैं जलपाईगुड़ी से पत्रकार भूषण लाल बोल रहा हूँ। जलपाईगुड़ी में भारतीय लेखक संघ के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उक्त संघ का मैं संयोजक हूँ। इस कार्यक्रम में भाग लेने हेतु मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। इसमें देश के लगभग सभी राज्यों के लेखकों एवं संपादकों का आगमन होगा। आपके मेल पर मैंने आमंत्रण पत्र भेज दिया है। यह सुनकर सर्वेश शर्मा के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। इतना बड़ा आयोजन और उसमें आमंत्रण, एक नवोदित कहानीकार के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। फिर तो मेल पर पत्र मिलने के साथ आनन फानन में उन्होंने ट्रेन की टिकट भी बुक करवा ली थी। कार्यक्रम 3 दिनों का था और अंतिम व तीसरे दिन भूटान यात्रा का भी कार्यक्रम था, अतः चौथे दिन लौटने की टिकट ले ली थी। शर्मा जी के मन में गुदगुदी सी हो रही थी। गुदगुदी होती भी क्यों नहीं, लेखन के शुरुआती दौर में ही पहचान मिलनी जो शुरू हो गई थी। वैसे भी यह कोई छोटा मोटा सम्मेलन तो था नहीं, राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन था। देश भर के कई सारे राज्यों के कवियों, लेखकों व संपादकों से मुलाकात होगी, पहचान भी बढ़ेगी और धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर के कहानीकार भी बन जाएंगे। इसके साथ ही भूटान जैसे देश की यात्रा भी होगी, विदेश घूमने की शुरुआत भी होगी। इस साहित्य सेवा के कारण ही। यह कोई कम बड़ी बात तो नहीं। खैर, जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन उतरने के बाद उन्होंने पत्रकार भूषण लाल को फोन किया। पत्रकार महोदय ने उन्हें पुनः बस यात्रा द्वारा खास स्थल तक पहुंचने का मार्ग निर्देशन दिया। लगभग 3 घंटे की और यात्रा के पश्चात वे उनके बताए स्थल पर आ पहुंचे थे। अभी तक वे फ्रेश नहीं हो पाए थे। सोचा था ठहरने की व्यवस्था जहां होगी वहीं तबीयत से स्नान वगैरह कर लिया जाएगा, फिर कार्यक्रम स्थल पर आराम से पहुंचा जाएगा। उस स्थल पर लगभग 1-1.5 घंटे बीत चुके थे। न कोई वॉलंटियर वहां उपस्थित था और न ही खुद पत्रकार महोदय का कुछ अता पता था। फिर परेशान होकर उन्होंने फोन घुमाया। निर्देश मिला कि चौराहे पर कोई जूते की दुकान है, वहां आप चले जाएं। डूबते को तिनके का सहारा। वे जूते की दुकान में गए। उन्होंने अपना सारा परिचय दिया। जूता दुकान वाला भला मानस निकला। उन्होंने कहानीकार सर्वेश शर्मा से चाय पानी के लिए पूछा, फिर लीची के गुच्छे के साथ प्रस्तुत हुआ। वहां लगभग घंटा भर समय बिताने के बाद किसी ने मोटरसाइकिल से सर्वेश शर्मा जी को रिसीव किया। उन्हें साथ लेकर चाय बगानों से होते हुए एक कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। देखा, पंडाल तो सजाया जरूर गया था, पर वहां अभी तक कोई कवि, लेखक, संपादक मौजूद नहीं थे। मोटरसाइकिल चालक से उन्होंने पूछा कि उन्हें फ्रेश होना है, ठहरने की व्यवस्था कहाँ पर है। उसने अपना सर हिलाते हुए कहा, मुझे तो सिर्फ कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाने की जिम्मेवारी दी गई थी, सो मैंने किया। ठहरने की व्यवस्था कहाँ की है मुझे पता नहीं, और आयोजक मंडल वाले लोग आते ही होंगे। चाय बागानों के बीच एक सुनसान इलाका, जहाँ आने जाने की कोई सुविधा नहीं और न ठहरने की व्यवस्था, ऊपर से सम्मेलन राष्ट्रीय स्तर का। आश्चर्य, बल्कि घोर आश्चर्य हो रहा था सर्वेश शर्मा को। खुद को आश्वस्त करने के लिए उन्होंने अपने बैग
से आमंत्रण पत्र को निकाल कर पढ़ा। 9 से 10 का समय जलपान के लिए निर्धारित था। तत्पश्चात उद्घाटन सत्र का आरंभ होना था और आगे साहित्य से संबंधित अन्य कार्यक्रम। पर यहाँ तो लगभग 12 बज गए थे। आमंत्रण पत्र में अंकित कार्यक्रम साकार होता कहीं से भी प्रतीत नहीं हो रहा था। सर्वे शर्मा के पास अपनी दैहिक आवश्यकताओं को दमित कर इंतजार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं नजर आ रहा था। लेकिन बेचारे प्राकृतिक आमंत्रण को कहाँ तक संभाल पाते हैं। उन्होंने आसपास नजरें दौड़ाई थी। दूर दूर तक पसरे चाय बागान के पार उन्हें एक झोपड़ी नुमा घर नजर आया था। आंखों में एक उम्मीद की एक किरण झिलमिलाई। सोचा वहां जाकर शायद कोई व्यवस्था हो पाए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी व्यथा व्यक्त की। मकान मालिक मुस्कुराते हुए बोले, अरे आप भी न उस पत्रकार के चक्कर में फंसे हुए हैं। अच्छा खैर आइए। सर्वे शर्मा को थोड़ी राहत मिली थी। वे निवृत्त हो लिए थे। पुनः वहां से लौटकर वे आयोजनकर्ताओं का इंतजार करने लगे थे। लगभग 1 घंटे के बाद एक मेटाडोर में चावल की बोरियों की तरह लाद कर कुछ लोगों का आगमन हुआ था। उस मोटरसाइकिल चालक महोदय ने सर्वे शर्मा से उस मेटाडोर की ओर इशारा करते हुए आश्वस्त किया, लीजिए लोग आ ही गए। साथ में पत्रकार भूषण लाल जी भी हैं। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इनके साथ ही अपना मोटरसाइकिल स्टार्ट कर इसके साथ ही अपना मोटरसाइकिल स्टार्ट कर वे एक और निकल गए। पत्रकार भूषण लाल गाड़ी से उतरकर सड़ियल से दांतों को निपोरते हुए कहानीकार सर्वे शर्मा से गले मिले। एक बारगी तो उन्हें पत्रकार महोदय को देखा उन्हें घिन सी आई थी, मगर लोकाचार के चक्कर में गले मिलना ही पड़ा। फिर राम सलाम के पश्चात ठहरने की व्यवस्था की जानकारी चाहिए तो उन्होंने सफाई मारते हुए कह दिया, आप चिंता मत कीजिए, ठहरने की व्यवस्था यहीं पर है, शाम तक सब कुछ हो जाएगा। मतलब अभी तक कुछ भी व्यवस्था नहीं हो पाई थी। सर्वे शर्मा जी को अब धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगा था कि यहाँ सिर्फ बोल बच्चन के सिवाय कुछ भी नहीं है। अब लगभग 2 बजने को थे, पर भोजन तो दूर जलपान तक की कोई प्रबंध नहीं हुआ था। खैर भोजन जलपान तो दूर की बात थी, प्राथमिक बात तो विभिन्न राज्यों से आए लेखकों कवियों से मुलाकात करनी थी। सो सर्वे शर्मा भी सभी अव्यवस्थाओं को नज़रअंदाज कर जबरदस्ती हंस बोलकर अपनी पहचान बढ़ाने लगे थे ताकि आगे की साहित्यिक भविष्य उज्जवल हो सके। संध्या 4 बजे नाश्ता का पैकेट वितरित किया गया। एक तो सभी लोग भूखे थे, सभी मिलकर आयोजकों को जमकर कोस रहे थे, पर इसके सिवा कुछ कर भी नहीं सकते थे। वे सभी ऐसी जगह में नज़रबंद थे जहाँ किसी भी प्रकार का साधन नहीं था। खैर नाश्ता चाहे जैसा भी मिला हो उसे उदरस्त करना सभी की मजबूरी थी। चूँकि पेट को सुबह से किसी भी प्रकार का ईंधन नहीं मिल पाया था, सभी लेखक कवि संपादकगण मुंह बिचकाते अजीब सी शक्ल बनाते नाश्ता कर रहे थे। उन्हें यह आभास हो गया था कि संध्या 4 बजे अगर नाश्ता मिल सकता है तो फिर भोजन कब मिलेगा, बल्कि मिलेगा भी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। खैर कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र जो कि सुबह 10:30 बजे निर्धारित था वह संध्या 5 बजे प्रारंभ हुआ। आगंतुक अतिथियों को बैच पहनाकर और अंगवस्त्र के नाम पर एक पट्टी पहनाकर स्वागत किया गया था। सर्वे शर्मा भी यह सम्मान पाकर धन्य धन्य हो गए थे। पत्रकार भूषण लाल द्वारा संपादित पत्रिका का लगे हाथ विमोचन भी भूखे पेट करवा लिया गया, जो किसी भी नजरिए से पत्रिका नजर नहीं आ रही थी। किसी तरह से सभा समाप्त हुई और संध्या 7 बजे सभी को भोजन पर आमंत्रित किया गया। सभी भोजन करने बैठे। हाजिरी पकाओ भोजन से माथा ठनका था। भोजन में तो ठीक ढंग से न नमक ही था न ही मसाला, फिर भी लोग उसे उदरस्त किए जा रहे थे। और करते भी क्या, चाय बागानों के बीच जहाँ यहाँ से लोग अपनी इच्छा से कहीं जा भी नहीं सकते थे। राजस्थान से आए एक वरिष्ठ कवि ने आपत्ति भी जताई थी कि यार न तो तुमने ब्रेकफास्ट दिया और न ही लंच करवाया, 4 बजे शाम को नाश्ते का एक पैकेट थमा दिया, अभी खाना दे रहे हो, फिर रात में कुछ दोगे भी या नहीं। उत्तर प्रदेश से आए एक कवि ने इशारा किया, जितना खाना है अभी ही खा लें वरना यह भी नहीं मिलेगा। खैर खाना खाने के पश्चात सभी को नींद सताने लगी थी। सभी ऊँग रहे थे और अभी तक सोने की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। कुछ कविगण तो अपना सब संस्कार भुलाकर माँ बहन तक करने लग गए थे। आखिरकार 1 आध घंटे के बाद
पुनः मेटाडोर से बिस्तर मंगवाए गए और विद्यालय के कमरे में बिस्तर लगवाए गए। सभी साहित्यकारगण बिस्तर पर ढेर होने लगे थे। बेचारे सर्वे शर्मा को फिर से प्राकृतिक आमंत्रण का एहसास हुआ था। फिर तो काफ़ी जद्दोजहद के पश्चात कहानीकार सर्वेश शर्मा के लिए वाशरूम का ताला खुलवाया गया, जहां मकड़ों ने अपना जाल फैला रखा था। मामला स्पष्ट था, विद्यालय में वाशरूम हमेशा बंद रहता होगा। बहुत दिनों के बाद आज खुला था, सो इन सब की परवाह किए बिना मकड़ों द्वारा निर्मित जालों को साफ करते हुए उन्होंने अपने जैविक तनाव को दूर किया। फिर वापस लौटकर बिस्तर पर पसरते हुए उन्होंने चैन की आहें भरी थी। शाम के लगभग 8:30 बजे पत्रकार भूषण लाल के साथ संगठन के मानद अधिकारीगण विश्राम स्थल पर आ धमके थे, रंगदारी वसूलने। हाँ, रंगदारी ही तो कहा जाएगा ना उसे। सदस्यता के नाम पर जबरदस्ती चंदा वसूले जाने लगे थे। किसी की आपत्ति जताने पर पत्रकार भूषण लाल तमक पड़े थे। आपको पता नहीं है क्या, किसी भी संगठन के सम्मेलन में जाने पर सदस्यता तो ग्रहण करना ही पड़ता है, चाहे वार्षिक सदस्यता ही क्यों न ग्रहण करे। इसके एवज में उन्हें सम्मान पत्र भी तो दिया जाएगा। लो कर लो बात। यह सम्मेलन कोई साहित्यिक सेवा के लिए नहीं था, बल्कि उनका उद्देश्य दूर दराज से लोगों को बुलाकर संगठन के नाम पर पैसा ऐंठना था। सर्वेश शर्मा को तो काटो तो खून नहीं वाला एहसास हो रहा था। फिर भी हिम्मत करके उन्होंने पूछ ही दिया, तो वार्षिक सदस्यता शुल्क कितना है? अरे कुछ नहीं, यही कोई 501 रुपया वार्षिक, और कोई पंचवार्षिक सदस्यता लेना चाहे तो 2001 रुपये। यहाँ तक आजीवन सदस्यता की बात है, उनके लिए 15,001 रुपये, भूषण लाल ने कहा था। सर्वेश शर्मा की अभी अभी कहानियाँ छपनी ही शुरू हुई थी। अभी किसी कहानी से अधेली की आमदनी नहीं हुई थी। सोचा था वहाँ जाएंगे तो इज्जत सम्मान के साथ साथ राह खर्च भी मिलेगा, पर यहाँ तो सारा कुछ उल्टा ही था। उन्होंने अपनी इज्जत की खातिर जेब से 500 रुपये का एक नोट निकालकर उनके हाथों में थमा दिया था, और उसके एवज में एक सम्मान पत्र पाकर कलह से मुक्त हो गए थे। पर आसाम से आए असमिया भाषा के कवि ने तो इस प्रण को लेकर हाथापाई भी करने लग गए थे। सर्वेश शर्मा यह देखकर अजीब सा लग रहा था। दोनों ने एक दूसरे को जमकर गाली गलौज भी की थी। अगर बीच बचाव में और लोग नहीं आते तो शायद उनकी बत्तीसी भी बाहर हो जाती। खैर, साथ में और भी लोग अपनी अपनी औकात के अनुसार जबरदस्ती सदस्यता ग्रहण करने के लिए बाध्य हो गए थे। अच्छा खासा पैसा वसूलने के पश्चात वे निकलने का उपक्रम कर रहे थे कि राजस्थान से आए वरिष्ठ कवि ने पूछ दिया, भाई रात में खाने का कुछ प्रबंध है भी या नहीं? भूषण लाल ने मानो घूरते हुए कहा था, अभी 7 बजे तो आप लोग खाए ही हैं ना, अब तो सीधे सुबह के नाश्ते की तैयारी है। यह कहते हुए बाहर की ओर चल पड़े थे। राजस्थान के कवि सिर्फ बुदबुदाते भर रह गए थे। मतलब रात का भोजन संध्या काल में खिलाए गए दिन के भोजन के साथ ही खप गया था। अर्थात यह न तो ठीक से लंच ही था और न ही डिनर, यह दरअसल ब्रंच था। किसी तरह रात गुजारने के पश्चात सुबह का तमाशा कुछ देखने लायक ही था। जो स्थानीय लोग आए थे वे तो आयोजकों को गलियाते हुए अपने अपने घर को प्रस्थान कर गए थे, मगर जो दूर दराज से आए थे उनके लिए बाकी के 2 दिन गुजारने तो जरूरी ही था। सर्वेश शर्मा की टिकट भी तो 2 दिन बाद की ही थी। उन्होंने भी बाकी बचे लोगों के साथ परिस्थिति से समझौता करना ही उचित समझा था। पहला दिन तो जैसे तैसे बीत ही चुका था। दूसरा दिन भी उसी तरह बीत रहा था। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश आदि दूर दराज प्रदेशों से आए लोगों के पास कोई चारा ही नहीं था। अतः दिन भर सभी ने चाय बागानों की सैर का कार्यक्रम बना लिए थे। फिर प्राकृतिक छटाओं का भरपूर आनंद भी लिया था सभी ने। कुछ कवि, लेखक, संपादक एकदम शहरी थे, जिनके नसीब में प्राकृतिक छटाओं को देखना नसीब नहीं हुआ था, वे मन ही मन पत्रकार भूषण लाल को धन्यवाद भी दे रहे थे। चाहे जो भी हो, यह मौका उन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप प्राप्त हुआ था। खैर, सभी आगंतुक दूसरे दिन के संध्या प्रहर में अपने विश्राम स्थल पर पहुंचे तो देखा कार्यक्रम स्थल पर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहा था। यानी चाय बागान के स्थानीय मजदूरों द्वारा कोई पर्व मनाया जा रहा था। सर्वेश शर्मा का माथा ठनका था। मतलब कि इन लोगों ने इस मंच को भी अपने
पैसे से तैयार नहीं करवाया था, बल्कि यह मंच और पंडाल यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा तैयार किया गया था। और इन्हीं के कार्यक्रम से एक दिन पहले राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन बुलाकर पैसा ऐंठने का ढोंग बड़े ही चालाकी के साथ रचा गया था। अब सर्वे शर्मा के माथा ठनकने से भी क्या फर्क पड़ता था। वे तो बुरी तरह पत्रकार भूषण लाल के चंगुल में फंस चुके थे और परेशानियों को झेल भी रहे थे। रात्रि प्रहर में सर्वे शर्मा सहित कई कवियों और लेखकों ने पत्रकार भूषण लाल से भूटान भ्रमण के कार्यक्रम की बात कही, तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया और कहा, देखिए, आप लोगों के स्वागत में ही सारा पैसा खर्च हो गया है, सो भूटान घूमने का कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। लीजिए, यहाँ एक और धोखा। आए थे विदेश घूमने का सपना लेकर, पर इन्होंने तो बगैर कोई सूचना दिए अपनी मर्जी से कार्यक्रम रद्द कर दिया। आखिर भूटान भी तो एक स्वतंत्र देश है, तो यह विदेश ही हुआ ना। तीसरे दिन सुबह से आए सभी लेखक और कवियों ने मिलकर चंदा इकट्ठा किया और भाड़े पर गाड़ी ले ली। आखिर भूटान घूमने का तमन्ना को तो नहीं छोड़ सकते थे ना। कुछ तो अच्छी यादें लेकर यहाँ से जाएं। सर्वेश शर्मा भी उनके साथ हो लिए थे। कुछ घंटों पश्चात ही भूटान की वादियों का आनंद प्राप्त कर रहे थे। वहाँ के स्थानीय कवि ने नज़दीक के दर्शनीय स्थलों का दर्शन करवाकर सभी को विदा किया था। वहाँ से फिर उसी गाड़ी से लोग न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन तक पहुँचे थे। वहाँ से ट्रेन के सहारे सभी अपने अपने घर। कहानीकार सर्वेश शर्मा पैसे से खरीदे गए सम्मान पत्र को लेकर बनावटी मुस्कान के साथ घर में दाखिल हुए थे, ताकि परिवार के किसी भी सदस्यों को यह जरा सा भी भान न हो कि उनके साथ बहुत बुरा हश्र हुआ था। तो यह कहानी थी। आशा है आप लोग को पसंद आई होगी। नमस्कार।